चीज को बार बार करने से उसका असर घटने क्यों लगता है? जैसे अगर हर पीरियड में मैम टेढ़ा चेहरा बनाए तो उनसे डर कम लगने लगता है। यही है परिवर्ती अनुपात का नियम। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवर्ती अनुपात के नियम। उत्पादन और लागत जो है वो हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उत्पादन और लागत और जो हमारा टॉपिक है वो है परिवर्ती अनुपात के नियम। तो परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? हम ये जानते हैं सबसे पहले कि परिवर्ती अनुपात क्या होता है। भाई अगर हम किसी परिवर्ती अगर हमारे जो कारक है उसमें अगर हम कुछ परिवर्तन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए परिवर्ती अनुपात का नियम क्या कहता है कि उस उत्पादन का अल्पकालीन नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अल्पकालीन नियम। मतलब जो शॉर्ट टाइम की बात हो रही है यहाँ पे कि अल्पकाल में और दीर्घकाल में हमने देखा है कि जब लंबे समय में हमें अपने कारकों में परिवर्तन करने का समय मिलता है, हमारे पास काफी टाइम होता है, लेकिन अल्पकाल में हमारे पास क्या होता है? समय कम होता है और उसमें हम उन्हीं कारकों को बदल सकते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। सभी कारकों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह नियम बताता है कि जब हम एक या एक से अधिक परिवर्ती कारक जैसे श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, हम भाई श्रम बढ़ा सकते हैं अल्पकाल में, लेकिन हम भूमि नहीं बढ़ा सकते, मशीन नहीं बढ़ा सकते, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉस्टली भी है और हमारे पास इतना समय नहीं कि इतने कम समय में हम उन कारकों को बदलें। लेकिन जैसे श्रमिकों की मात्रा, इनको हम बदल सकते हैं। अब जबकि अन्य कारक जैसे भूमि, मशीन आदि कैसे रहते हैं? ये स्थिर रहते हैं, इनमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। दीर्घावधि में क्या होता है? हमारे पास काफी टाइम होता है, ज्यादा समय होता है कि हम इन सारे साधन परिवर्ती होते हैं। लेकिन जो हमारा अल्पकालीन का समय होता है उसमें सारे साधन परिवर्ती नहीं होते, एक ही दो जो कारक है उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो कुल उत्पादन किस प्रकार बदलता है, ठीक है, तो हम यह नियम यही बता रहे हैं कि जब हम एक या एक से अधिक परिवर्ती कारक जैसे श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, जबकि अन्य कारक जैसे भूमि और मशीन स्थिर रहते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता, तो कुल उत्पादन किस प्रकार से बदलता है। तो फिर कुल उत्पादन कैसे बदलता है? अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि परिवर्ती अनुपात का नियम कहता है कि जब उत्पादन के किसी एक परिवर्ती तत्व जैसे श्रमिक, है ना, जैसे उत्पादन के किसी एक परिवर्ती, यहाँ पे एक परिवर्ती तत्व ले लिया है और क्या है? श्रमिक है वो, की मात्रा को बढ़ाया जाए, श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाया जाए, जबकि अन्य तत्व जैसे भूमि या पूंजी कैसे रहे? स्थिर रहे, तो कुल उत्पादन पहले तो बढ़ता है और फिर बढ़ने की दर घटती है और अंततः वो घटने लगता है, ऋणात्मक स्थिति में पहुंच जाता है। मतलब पहले बढ़ता है, फिर बढ़ने की दर उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है और लास्ट में वो क्या होता है कि ऋणात्मक में भी चला जाता है। अब इसकी अवस्था हमको पढ़ना है कि किस दर से बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से, घटती हुई दर से, है ना। तो ये जो इसकी अवस्था है उसमें हम इसको जानेंगे कि कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब लक्षण क्या है कि टीपी तेजी से बढ़ता है, एमपी सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है, प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक से अधिक उत्पादन मिल रहा है। हम मतलब श्रमिकों की अधिक अतिरिक्त अगर हम इकाई लगाते हैं, श्रमिकों की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पादन अधिक होने लगता है। अब कारण क्या होता है कि जो संसाधनों का बेहतर उपयोग करने से होता है, विशेषज्ञता और कार्य का विभाजन कर दिया जाता है, बांट दिए जाते हैं। जो जिस कार्य को बांट दिया जाता है, जो जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, जो ज्यादा जिस कार्य में निपुण होते हैं, उनमें डिवाइड कर दिया जाता है कि इस काम को आप करेंगे ऐसा और इस काम को ऐसे, तो मतलब बांट दिया जाता है। जो जिस काम में निपुण होता है, विशेषज्ञ होता है, उसमें। मशीनों और श्रमिकों का सही तालमेल। भाई अच्छी अच्छी मशीनें जो है और श्रमिक जो है उनका सही तालमेल बैठे, श्रमिक को जो है अच्छा काम करें और मशीनें भी अच्छी अच्छी हो तब। अब घटती हुई, जब यहाँ मतलब बढ़ती हुई जो प्रतिफल है, मतलब इंक्रीज कैसे होता है? भाई ये सब चीजें करने से क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ती हुई प्रतिफल की अवस्था कैसी होगी? ऐसे होगी कि जब भाई हमारा एमपी बढ़ रहा है, टीपी तेजी से बढ़ता जा रहा है, अतिरिक्त श्रमिक लगाने से उत्पादन भी अधिक हो रहा है, तो ये बढ़ती हुई अवस्था में आता है। संसाधनों को हमने बेहतर प्रयोग किया है, हम विशेषज्ञता और कार्य को हमने क्या किया? विभाजन कर दिया, बांट दिया है, और मशीनों और श्रमिकों का भी हमने सही तालमेल बिठाया, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो क्या है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बढ़ती हुई प्रतिफल की अवस्था मानी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं घटती हुई प्रतिफल की अवस्था जो होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो लक्षण क्या होता है इसमें? टीपी बढ़ता है, यहाँ पे टीपी तेजी से बढ़ रहा था, यहाँ पे भी टीपी तेजी बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे एमपी घटने लगता है। यहाँ पे क्या होता है कि एमपी जो है वो घटने लगता है। ये प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक से कम उत्पादन मिलता है। भाई हमारे पास संसाधन उतने थे, हमने श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी, तो हमारा जो उत्पादन है वो कमी होने लगता है, क्योंकि हमें मजदूरी भी देनी है ज्यादा।
अब यहाँ पे जो कारण होता है कि संसाधनों की सीमितता, हमारे पास संसाधन कम है, जैसे कि भी मैंने बताया कि भाई श्रमिक तो हमने बढ़ा लिए, लेकिन जो हमारे पास संसाधन है वो उतने ही है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, संसाधन उतने ही, उतने में ही श्रमिक कार्य कर रहे हैं। और अत्यधिक श्रमिकों की भीड़ हो गई, भाई हमने श्रमिक ज्यादा लगा लिए, संसाधन उतने ही है, तो श्रमिकों की भीड़ भी हो गई, उन्हें मजदूरी भी देनी है, तो फिर वो क्या होता है, घटने लगता है। तो ये घटती हुई अवस्था मानी जाती है। ऋणात्मक कैसे होती है? ऋणात्मक जो निगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है कि ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कम मानी जाती है। तो लक्षण क्या होता है इसमें कि टीपी घटने लगता है ना। तीनों अवस्थाएं आपको अच्छे से देखनी है, तीनों अवस्थाओं में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखना है कि किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे एमपी घट रहा है, कहाँ एमपी बढ़ रहा है, टीपी कहाँ घट रहा है ना। तो यहाँ पे टीपी घट रहा है, जो ऋणात्मक की अवस्था है उसमें टीपी क्या है, घट रहा है। एमपी जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। एमपी कैसा हो जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। सीमांत उत्पादन, सीमांत प्रोडक्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्शन वो ऋणात्मक में चला जाता है। और टीपी कैसा, वो घटने लगता है। और अतिरिक्त श्रमिक कुल उत्पादन को घटा देता है। जो हमने अतिरिक्त श्रमिक लगाए हैं वो हमारे कुल उत्पादन को घटा देता है, क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है वो उतने ही है। ठीक है। अब कारण क्या होता है कि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव हो जाता है, उतने ही संसाधन पर ज्यादा प्रेशर हो जाता है, दबाव ज्यादा पड़ जाता है और श्रमिकों की संख्या ज्यादा होती है, भीड़ हो जाती है ना। और अव्यवस्था बन जाती है, भीड़ हो जाती है, असमर्थन हो जाता है। जैसा कि अभी बताया कि भाई भीड़ भी हो जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है, संसाधन है नहीं आपके पास, श्रमिकों की संख्या ज्यादा हो गई, भीड़ हो गई, उनको भी मजदूरी देना है और सोर्सेज आपके पास उतने ही है, और असमर्थन। ठीक है। तो हमने देखा कि ये तीनों स्थितियां कैसे बनती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सारणी के द्वारा कि श्रमिक दिए हुए हैं, कुल उत्पादन टीपी है, सीमांत उत्पादन है, और अवस्थाएं कैसी हैं इनकी। तो हमने देखा कि श्रमिक यहाँ पे 0 तो भाई यहाँ पे तो कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई श्रमिक नहीं लगाया। यहाँ पे हमने श्रमिक की जैसे हमने एक श्रमिक लगाया तो 10 कुल उत्पादन कितना हुआ, 10, सीमांत उत्पादन भी 10, और बढ़ती हुई प्रतिफल माना जाएगा। दूसरा भी जो हमारा वो बढ़ती हुई प्रतिफल, क्योंकि देखिए लगातार इंक्रीज हो रहे हैं कि भाई हम दो श्रमिक लगाए तो 25 कुल उत्पादन हुआ, और यहाँ पे सीमांत उत्पादन में 10 से क्या हुआ है, बढ़ा है, 15 हुआ है। यहाँ से 10 से 25 हो गया, यहाँ पे 10 से 15 हो गया, तो ये भी बढ़ती हुई प्रतिफल की अवस्था मानी जाएगी। मतलब जहां इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ती हुई प्रतिफल माना जाएगा। जैसे हमने मतलब श्रमिक लगाए उसके अनुसार हमारा टीपी बढ़ रहा है और हमारा सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो बढ़ती हुई प्रतिफल माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मतलब हम अच्छी स्थिति में है, बढ़ रहा है। और इसके बाद घटते हुए देखिए हमने यहाँ पे 4 श्रमिक लगाए तो उत्पादन कितना हुआ, 60, और उसके बाद जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो 15, मतलब 20 से उत्पादन सीमांत उत्पादन कितना घट के हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे घटते हुए प्रतिफल माना जाएगा। यहाँ पे हमने मजदूर तो कुल उत्पादन तो 70 था, लेकिन जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो कैसा हो गया, वो घट गया, 15 से 10 पे पहुंच गया, तो ये घटते हुए प्रतिफल की अवस्था मानी जाएगी। और एक संतृप्ति का बिंदु जो बताया है कि यहाँ पे हमने देखा कि 6 मजदूर लगाने पे 75 और 7 मजदूर लगाने पर भी 75 है ना। यहाँ पे दोनों सेम, जो कुल उत्पादन है वो कितना सेम है, और यहाँ पे सीमांत उत्पादन कितना 0 है, तो ये संतृप्ति का बिंदु यहाँ पे माना जाएगा। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे 8वां मजदूर, हमने 8 मजदूर लगाए तो 70 कुल उत्पादन हो गया, लेकिन जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक में पहुंच गया, है ना। तो ये ऋणात्मक प्रतिफल माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये स्थिर हो गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, और जो हमारा 0 हो गया, और यहाँ पे ये संतृप्ति का बिंदु माना जाएगा। ये नियम अल्पकालीन है क्योंकि इसमें कुछ कारक स्थिर माने जाते हैं। अब ये नियम अल्पकालीन क्यों है, क्योंकि इसमें ज्यादा जो कारक है वो स्थिर ही होते हैं, बस 1 ही 2 कारकों में हम चेंजेस कर सकते हैं। इसका उपयोग ये समझने में किया जाता है कि अधिक श्रमिक या संसाधन जोड़ने पर उत्पादन पर क्या असर पड़ता है। अभी इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमने भाई अधिक श्रमिक जोड़ दिए हैं तो और यह संसाधन जोड़ने पर उत्पादन में क्या असर पड़ता है, उत्पादन कैसा होता है, कब घटता है और कैसे बढ़ता है। सीमांत उत्पाद का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है कि कब तक उत्पादन में वृद्धि लाभकारी होती है। सीमांत उत्पादन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उससे हमें ये चीज पता चलती है कि उत्पादन में कब तक वृद्धि होती रहती है, वृद्धि कब तक लाभकारी मानी जाती है ना, कितनी वृद्धि लाभकारी मानी जाती है जो लाभ देती है। अब मान लीजिए कि एक मशीन पर श्रमिकों को बढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए कि मशीन 1 है, उसमें श्रमिकों की संख्या को हमने बढ़ाया। ठीक है। श्रमिक L और कुल उत्पाद TP और सीमांत उत्पाद कितना MP है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने 1 श्रमिक लगाया तो कुल उत्पादन 10 हुआ, सीमांत उत्पादन भी हमारा 10 हुआ। इसके अंदर हमने 2 श्रमिक लगाए तो कुल उत्पादन जो हमारा 25 और जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो कितना हुआ, 15 हुआ। इसके बाद 3 श्रमिक लगाने पर 45, लेकिन जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो कितना हुआ, 20।
मतलब 15 से बढ़कर, यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है। जो स्टेज फर्स्ट है वो बढ़ती हुई है, ठीक है। सेकंड स्टेज में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि 4 मजदूर हमने लगाया तो कुल उत्पादन 60, और जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो घट के 15 हो गया। पहले तो 20 था और उसके बाद 15 हो गया, तो यहाँ पे एमपी घट रहा है। सीमांत उत्पादन क्या है, एमपी जो है वो घट रहा है, लेकिन धनात्मक है, स्टेज ये सेकंड मानी जाएगी, ठीक है। देखिए घट तो रहा है लेकिन धनात्मक की स्थिति में है ना। इसके बाद जब 5 मजदूर लगाया तो जो हमारा सीमांत कुल उत्पादन है 65 है, और सीमांत उत्पादन घट के सीधे 5 पे पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद 6 मजदूर लगाने पे 62, कुल उत्पादन भी थोड़ा घटा है ना, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा घटा है। उसके बाद जो हमारा एमपी है वो ऋणात्मक की स्थिति में पहुंच गया, भाई 5 से सीधे वो ऋणात्मक, तो एमपी यहाँ पे ऋणात्मक होता है, स्टेज थर्ड आ जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में तो बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज में घट रहा है लेकिन धनात्मक स्थिति में है, लेकिन जो थर्ड स्टेज होती है वो ऋणात्मक में पहुंच जाता है। अब मान्यताएं कुछ इसके हम देख लेते हैं कि एक ही कारक परिवर्तनीय होता है। यह नियम मानकर चलता है कि केवल एक उत्पादन कारक जैसे श्रमिक परिवर्तनीय है और बाकी सभी कारक भूमि मशीनरी आदि स्थिर फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये माना जा रहा है कि हम ये मानकर चलते हैं कि केवल एक उत्पादन कारक में, जैसे कि श्रमिकों की संख्या को हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन और संसाधन कैसे स्थिर है, जैसे भूमि हो गई, मशीन, इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये फिक्स रहता है। तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तनीय होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी सुधार, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होता, तकनीक स्थिर मानी जाती। तकनीकी कैसी मानी जाती, स्थिर मानी जाती अल्पकाल में। अब सभी इकाइयां समरूप होती हैं। जो संसाधन जैसे श्रमिक का प्रयोग में लाए जाते हैं वे सभी एक जैसे गुणवत्ता वाले होते हैं, यानी प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता समान होती है। जो श्रमिकों को हमने बढ़ाया है, जिन श्रमिकों को हमने लाया है, संसाधन में जो हमने चेंजेस किए हैं, तो श्रमिकों की जो कार्य करने की क्षमता होती है एक समान ही रहती है, ठीक है। अब कारकों के बीच पूर्ण रूप से संयोजन संभव है। उत्पादन के सभी कारकों को एक दूसरे के साथ बिना किसी बाधा के जोड़ा जा सकता है, यानी इनपुट फैक्टर्स डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कारक के संसाधन है, संयोजन है, जो इनका उत्पादन के सभी कारक एक दूसरे के साथ बिना किसी बाधा के, है ना, बिना किसी बाधा परेशानी के इनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। पैमाने का प्रतिफल हम देख लेते हैं कि उत्पादन का एक दीर्घकालिक सिद्धांत है जो बताता है कि जब हम सभी उत्पादन कारकों को जैसे श्रमिक, पूंजी, भूमि आदि की मात्रा एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं तो उत्पादन किस प्रकार बदलता है। पैमाने का प्रतिफल हमें यह बताता है कि जब उत्पादन का एक दीर्घकालीन सिद्धांत है ना, कि जब हम सभी उत्पादन कारक, यहाँ पे दीर्घकाल की बात हो रही है, मतलब हम इसमें सभी कारकों को बदल सकते हैं, सभी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो की मात्रा में एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं, एक ही अनुपात में हम सारे संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, तो उत्पादन किस प्रकार बदलता है, ठीक है। पैमाने का प्रतिफल वह परिवर्तन है जो उत्पादन में होता है। ये पैमाने का प्रतिफल जो परिवर्तन है किसमें होता है, उत्पादन में, जब सभी इनपुट को समान अनुपात में बढ़ाए। जो हम इनपुट लगाते हैं सारे, वो सभी इनपुट एक समान अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। पैमाने का प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं, बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का और घटते हुए पैमाने का प्रतिफल। अभी इसके लास्ट में भी जो हमने देखा इसी से कनेक्ट है कि इंक्रीज कैसे होता है ना, कांस्टेंट कैसे रहता है और डिक्रीज कैसे होता है, ठीक है। तो जब इनपुट को हम गुणा करने पर आउटपुट से अधिक आता है, इसके बाद इनपुट गुणे 2 और आउटपुट को भी 2, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब इनपुट को x से गुणा करने पर आउटपुट भी x इनपुट इंटू जो है 2, तो इनपुट इंटू 2 और इनपुट इंटू 2, यहाँ पे क्या होता है, स्थिर है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे जो रिटर्न्स टू स्केल है वो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे आके स्थिर हो गया है। अब घटते हुए में क्या होता है कि जब इनपुट को x गुना करने पर आउट x से कम गुना बढ़ता है ना, कैसा बढ़ता है, कम गुना बढ़ता है। तो यहाँ पे इनपुट जो है आउटपुट कितना होता है 2, और यहाँ पे घटकर कितना होता है 1.5 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे तो स्थिर ही था, और यहाँ पे 1.5 हो गया है। तो ये घटते हुए पैमाने का प्रतिफल माना जाता है। फैक्टर अनुपात में परिवर्तन, संभाव्य उत्पादन में एक परिवर्ती कारक को जोड़कर हम फैक्टर अनुपात इनपुट रेशियो को बदल सकते हैं। अल्पकालिक अवधि, शॉर्ट रन, यह नियम अल्पकालीन समय में लागू होता है जहां सभी कारक को एक साथ नहीं बदला जा सकता। ये नियम कहाँ लागू होता है, देखिए संभाव्य उत्पादन में परिवर्ती कारक को जोड़कर हम फैक्टर अनुपात को बदलते हैं,
है ना, परिवर्ती जो परिवर्तनशील कारक है उनमें चेंज करते हैं, उनको जोड़कर। और यह नियम अल्पकालीन समय में लागू होते हैं जहां सभी कारक कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, है ना, एक साथ नहीं बदलते। अल्पकालीन में हम सारे संसाधनों को एक साथ नहीं बदल सकते हैं। सारांश क्या बताता है इसका कि परिवर्ती अनुपात के नियम में मान लिया जाता है कि केवल एक संसाधन बढ़ाया जा सकता है, केवल हम एक संसाधन को बढ़ा सकते हैं, एक संसाधन में चेंजेस ला सकते हैं, बाकी जो सभी संसाधन है वो कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तकनीकी भी नहीं बदलती, सभी संसाधन भी समान अनुपात और गुणवत्ता वाले होते हैं, एक ही गुण वाले होते हैं, एक ही समान होते हैं, एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। और सारे संसाधनों को हम एक साथ नहीं बढ़ाते, केवल एक संसाधन को हम बढ़ा सकते हैं। परिवर्ती अनुपात के नियम की जो आकृति 3 भागों में विभाजित की गई है, कुल उत्पाद टीपी, सीमांत उत्पाद एमपी और औसत उत्पाद एपी। ठीक है, कुल उत्पाद टीपी वक्र की आकृति। टीपी वक्र प्रारंभ में तेजी से ऊपर की ओर जाता है ना, इस स्टेज में, और फिर वो धीरे धीरे चढ़ता है और अपना अधिकतम बिंदु प्राप्त करने घटने लगता है। और यह वक्र उल्टे यू आकार का होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके लास्ट जो वीडियो है उसमें बताया था। ठीक है, पहले तो बढ़ता है और फिर यहाँ पे आके स्थिर हो जाते हैं और फिर यहाँ पे आके घटने लगता है। तो ये कैसा हो गया, उल्टा यू। तो ये उल्टे यू आकार का होता है। तो फर्स्ट स्टेज में वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे वो बढ़ रहा है, और यहाँ पे स्थिर हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, घटने लगता है ना। पहले तो तेजी से बढ़ रहा, फिर स्थिर हो गया और फिर वो घटने लगता है, घटने लगता है। ठीक है, तो ये आकृति जो इसकी कैसे बनती है, यू आकार, उल्टे यू आकार की बनती है। सीमांत उत्पाद एमपी वक्र क्या करता है, एमपी वक्र पहले बढ़ता है, अपने अधिकतम पर पहुंचता है स्टेज फर्स्ट में, फिर घटने लगता है, धनात्मक रहता है लेकिन और शून्य होता है, अंत में ऋणात्मक हो जाता है थर्ड स्टेज जब होती है। तो फर्स्ट स्टेज में बढ़ता है, सेकंड में धनात्मक ही रहता है पर स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, और थर्ड में वो ऋणात्मक में चला जाता है। यह वक्र उल्टे यू आकार का होता है लेकिन टीपी से पहले शून्य और ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, औसत उत्पाद जो है एपी वक्र धीरे धीरे बढ़ता है, एक बिंदु पर अधिकतम होकर फिर धीरे धीरे घटने लगता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। एवरेज जो बात हो रही है यहाँ पे औसत वक्र की, तो यह तो अधिकतम होता है फिर धीरे धीरे घटता है, लेकिन ये ऋणात्मक की स्थिति में नहीं होता है। जबकि हमने देखा कि एमपी कैसा होता है, शून्य होता है और फिर ऋणात्मक में चला जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु जो है, एमपी वक्र एपी वक्र को तब काटता है जब एपी अधिकतम होता है। अब एमपी काटता कब है एपी को, जब एपी अधिकतम होता है, एपी अपने चरम बिंदु पर होता है, सबसे अधिकतम होता है, वहां पे काटता है। एमपी बराबर 0 तब टीपी अधिकतम होता है, जब एमपी बराबर 0 हो, 0 हो, तब टीपी कैसा होगा, अधिकतम होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 जो है वो 0 जब ज्यादा है एमपी से, तब टीपी घटने लगता है। यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, घटने लगता है, जब सीमांत उत्पाद ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये रहा परिवर्ती अनुपात के नियम का ग्राफ, जिसमें 3 वक्र दर्शाए। देखिए, कुल उत्पाद टीपी शुरू में तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे में घटने लगता है, अंत में सीमांत उत्पाद जो है, यहाँ पे टीपी क्या हुआ, पहले बढ़ा है और फिर घटा है। इसका सीमांत उत्पाद पहले बढ़ा फिर घटता है, फिर शून्य और अंत में ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिए, कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है और अंत में क्या होता है, घटने लगता है। लेकिन जो सीमांत उत्पाद, इसकी 3 स्थिति कैसे होती है भाई, फिर पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर शून्य होकर 4 मानिए तो हो जाती है, फिर अंत में वो ऋणात्मक की स्थिति में चला जाता है। औसत उत्पाद में भी यही होता है कि बढ़ता है, फिर एक बिंदु पर अधिकतम होकर वो घटने लगता है। औसत में क्या होता है कि पहले तो ये बढ़ता है, फिर एक बिंदु पर आकर स्थिर होकर और फिर घटने लगता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए टीपी को जो है ब्लू से दर्शाया गया है और एमपी को ग्रीन से और एपी को येलो से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे टीपी पहले तो बढ़ता है, फिर स्थिर होता है और फिर घटने लगता है। लेकिन जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एमपी क्या होता है कि पहले बढ़ता है, फिर स्थिर होकर और फिर वो ऋणात्मक की स्थिति, देखिए ये यहाँ से पूरा इस काट कर नीचे आ गया, तो मतलब ये ऋणात्मक की स्थिति में आ गया। यहाँ से ये जो क्रॉस करके बाहर गया, मतलब ये ऋणात्मक की स्थिति में आ गया। यहाँ पे एवरेज जो हम देख रहे हैं कि वो कैसा है कि भाई पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए कि जो एमपी है और टीपी है वो तेजी से बढ़ता है, फिर स्थिर होता है और फिर घटने लगता है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि शुरू में जो टीपी है वो तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है। इसी प्रकार से हमने वक्र में भी देखा कि भाई तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटने लगता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो टीपी है वो शुरू में तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है। एमपी जो है पहले बढ़ता है फिर घटता है, शून्य और ऋणात्मक हो जाता है। एमपी क्या है,
कि पहले बढ़ता है, एमपी जो है वो पहले बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है, फिर शून्य होता है यहाँ पे आके, और फिर ऋणात्मक स्थिति में चला जाता है। इसी प्रकार जो हमारा एवरेज है वो बढ़ता है, फिर एक बिंदु पर अधिकतम होकर घटने लगता है। देखिए पहले तो जो हमारा एपी है वो बढ़ता है, फिर एक अधिकतम बिंदु पर आकर वो घटने लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रतिफल बनाम अपरिवर्ती अनुपात का नियम है। पैमाने का प्रतिफल समयावधि दीर्घकाल अनुपात के नियम। अल्पकाल में इनपुट में बदलाव, समय इनपुट बदलते हैं, केवल इनपुट बदलता है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है? उत्पादन पर सभी कारकों के सामूहिक परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर एक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। समानुपातिक जो है वृद्धि का अर्थ क्या है कि जब सभी इनपुट, समानुपातिक वृद्धि क्या होती है कि जब सभी इनपुट उत्पादन कारक जैसे श्रम और पूंजी को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाए, एक समान अनुपात में बढ़ाया जाए, है ना, एक समान अनुपात में जब बढ़ाया जाता है वही समानुपातिक वृद्धि, और उत्पादन भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। मतलब हमने कारकों को एक समान अनुपात में बढ़ाया और उत्पादन भी उसी समान स्तर से बढ़ रहा है, तो यही होता है इसे ही क्या कहते हैं? समानुपातिक वृद्धि कहा जाता है ना। एक समान, हमने कारकों को भी एक समान अनुपात में बढ़ाया और उत्पादन में भी उतना ही बढ़ोतरी हो रही है। इनपुट उत्पादन श्रमिक 10, पूंजी 1 लाख, उत्पादन जो है 1000 यूनिट, श्रमिक यहाँ पे 20 लगाए, पूंजी कितनी? 2 लाख, उत्पादन जो हुआ कितना हुआ? 2000 हो गया, है ना। जिस प्रकार से हमने अपने कारकों को बदला है, बढ़ाया है एक अनुपात में, उसी प्रकार से हमें उत्पादन भी मिल रहा है। यहाँ इनपुट 2 को गुना किया गया और उत्पादन भी 2 गुना हो गया। ठीक है, इनपुट भी कितने लगाए गए? 2 गुना कर दिया गया और उत्पादन भी 2 ही गुना हुआ। यही है समानुपातिक वृद्धि की जितना आपने एक समान अनुपात में संसाधन लगाए हैं, तो जिस तरह बढ़ोतरी किया उसमें, तो उत्पादन भी आपका उसी दर में बढ़ेगा, उसी समान अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, समानुपातिक वृद्धि का संबंध होता है स्थिर पैमाने के प्रतिफल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल से। समानुपातिक वृद्धि बराबर सभी संसाधनों के समान अनुपातन होता है, अनुपात में वृद्धि, उत्पादन में भी समान अनुपात में वृद्धि होती है। ये दीर्घकाल विश्लेषण लॉन्ग रन में भी देखा जाता है। पैमाने का हासमान प्रतिफल, हासमान प्रतिफल यहाँ पे हम देखेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, है ना। पैमाने के प्रतिफल का एक प्रकार है जो यह बताता है कि जब सभी उत्पादन कारकों इनपुट फैक्टर्स की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, सभी इनपुट को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए, लेकिन उत्पादन जो आउटपुट है उस अनुपात से कम बढ़ता है। मतलब कि हमने एक निश्चित अनुपात में अपने कारकों को बढ़ा दिया है, इनपुट्स हमने लगाए हैं, लेकिन जो उत्पादन जो हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है वो अनुपात से कम है, तो इसे हासमान प्रतिफल, मतलब जितना हमने इनपुट डाला है हमें उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होता है? हासमान पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है इसे। ठीक है, मतलब देखिए अभी आपने समानुपातिक में क्या पढ़ा कि आपने एक समान कारकों को लगाया, बढ़ाया और उसी अनुपात में आपका उत्पादन हुआ। यहाँ पे हमने एक निश्चित अपने अनुपात में बढ़ाया तो है, लेकिन जो उत्पादन हुआ है वो कम हुआ है, उतना नहीं हुआ है। यदि आप श्रमिक और पूंजी दोनों 2 गुना करते हैं लेकिन उत्पादन केवल कितना होता है? 1.5 गुना होता है, तो आप हासमान प्रतिफल के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए आप कोई उत्पादन कर रहे हैं, आपने उसमें 2 गुना जो पूंजी लगाई है, संसाधन लगाए हैं, है ना, कारकों को बदला है, लेकिन उत्पादन आपका कम हुआ है। आपने जितना इनपुट्स डाला उसके अनुसार आउटपुट नहीं मिला, आउटपुट आपको कम मिला, तो यही होता है हासमान प्रतिफल का नियम। ठीक है, श्रमिक लगाया हमने, पूंजी लगाई, उत्पादन देखिए 1 लाख लगाई तो 1000 यूनिट और उत्पादन 20, और 2 लाख रुपए लगाए तो 15 यूनिट, केवल 1.5 गुना ही उत्पादन हुआ। इनपुट 2 गुना लगाया था, आउटपुट कितना मिला? 1.5 ही मिला। यही हासमान प्रतिफल कहते हैं, इसे घटते हुए प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है। यह दीर्घकाल लॉन्ग रन का सिद्धांत है, सभी इनपुट एक साथ बदले जाते हैं, उत्पादन पर भीड़ भाड़, संगठनात्मक अक्षमता और प्रभावी होता है, जिससे कारणों से उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती है ना। बहुत सारी भीड़ भाड़ हो जाती है, सारे जो संसाधन परिवर्ती होते हैं, तो उस कारण से उत्पादन में अपेक्षित जितनी हम वृद्धि सोचते हैं वो उतनी वृद्धि नहीं हो पाती, जितना हम इनपुट्स लगाते हैं उसके अनुसार आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है कि इनपुट बढ़े आउटपुट कम बढ़े। यही आपको इतना याद करना है कि जब भाई हम इनपुट बढ़े लेकिन आउटपुट कम बढ़े, मतलब हम इनपुट तो हमने बहुत सारा लगाया, हमने बहुत सारे संसाधन लगाए, लेकिन हमें आउटपुट नहीं मिला। हमने जितना पैसा लगाया अपने उत्पादन में, जितनी अच्छी अच्छी चीजें लगाई उत्पादन करने के लिए, पर उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हुआ। यही है हासमान प्रतिफल का नियम, इसको घटते हुए प्रतिफल का भी नियम कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। विदेशी विनिमय सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, यह 2 देशों के बीच व्यापार की नींव है।
रुपया, डॉलर, यूरो, सबका अपना खेल है। समझदारी इसी में है कि किस समय कौन सी मुद्रा में सौदा किया जाए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्रीक्यू एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।